हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ममता के पति हरिराम की मौत काफी बरस पहले हो गई थी। अब उसके पास गरीबी और अपनी 7 बेटियों सुधा, मधु, हीना, विनी और अनु, गौरी और सिनी के अलावा कोई नहीं था। ममता दिहाड़ी लगाकर थोड़ी बहुत पैसे कमाया करती थी। साथ ही अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए सुधा और मधु भी आसपास के घरों का काम करने चली जाया करती थी। ऐसे ही सावन का महीना चल रहा था और हरियाली तीज का त्योहार आता है और ममता अपनी बेटियों को आवाज देती है। सुधा, मधु, हीना, गौरी, विनी, सिनी, अनु, कहाँ हो सब? यहाँ आओ। जी माँ, आ रहे हैं। हाँ जी माँ, कहिए। अरे बेटा, कहना क्या है मेरी राजकुमारियों, सावन का महीना चल रहा है और आज हरियाली तीज है, तो मैं तुम सबको कुछ देना चाहती हूँ। क्या माँ? रुको, अभी देती हूँ। इतना कहकर ममता अपनी 7 बेटियों को हरे रंग की कांच की 4-4 चूड़ियाँ और 10-10 रुपए देती है। ये देख सभी खुश हो जाती हैं और एक साथ कहती हैं, शुक्रिया माँ। अरे सदा खुश रहो मेरी राजकुमारियों। बेटा, तुम लोगों के लिए अच्छे नए कपड़े या कोई फल मिठाई तो नहीं ला सकती हूँ। मेरे पास बस ये 10-10 रुपए ही हैं, जो मैं काफी समय से तुम लोगों के लिए बचा रही थी, तो तुम इसी में अपनी तीज मना लो बेटा। माँ, कैसी बातें करती हो? आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है और ये हरे कांच की चूड़ियाँ और ये 10 रुपए ना, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। जी माँ, हम खुश हैं कि हम सब एक साथ हैं और बड़े घर में कमरे और जगह के साथ साथ दिलों में एक दूसरे के लिए दूरियां भी ज्यादा होती हैं। हाँ माँ, मधु दीदी सही कह रही है। आपने दिन रात एक करके मेहनत की है, खुद भूखा रहकर हम 7 बहनों का पेट भरा है। हाँ माँ, सुधा और मधु दीदी जैसे घर चलाने में आपका हाथ बटाती है ना, देखना ऐसे ही एक दिन मैं भी आपकी मदद करूँगी। अरे अकेले तुम क्यों? मैं भी करूँगी माँ की मदद। और माँ देखना, एक दिन मैं अपनी कमाई से आपको एक नई साड़ी ला कर दूंगी, बिल्कुल वैसी जैसे पिताजी ला कर दिया करते थे। अरे मेरी बेटियां तो बहुत सयानी हो गई। चलो अब दादी अम्मा जैसी बातें करना बंद करो और जल्दी से जाकर तीज के मजे लो। मुखिया जी ने गांव की सभी बेटियों के लिए पेड़ों पर झूले डलवाए हैं, जाओ जाकर झूला झूल लो। ममता की बात सुनकर उसकी 7 बेटियों के चेहरे पर एक बड़ी सी चमचमाती मुस्कान आती है और सभी जल्दी से घर के बाहर झूला झूलने और खाना पीने के लिए चली जाती है। यूं ही वक्त गुजरता है और एक शाम जब ममता काम से घर आती है तो अपनी 7 बेटियों को एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए देखकर मन में कहती है, हे भगवान, मेरे घर में आंगन में खेल रही मेरी छोटी छोटी गुड़िया कितनी जल्दी जवान हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। सुधा और मधु की तो शादी की उम्र भी हो गई, हीना और विनी भी जवान हो रही हैं, अनु, सिनी और गौरी भी जल्दी इनके बराबर हो जाएंगी। कैसे करूँ अपनी बेटियों के हाथ पीले? ममता ये सब सोच ही रही थी कि तभी मधु उसे आवाज देते हुए कहती है, माँ खाना बना दिया है, आ जाओ जल्दी से। आपकी पसंद का दाल भात बनाया है आज। मधु की आवाज सुनकर ममता एकदम से अपनी सोच से बाहर आती है और हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाती है। यूं ही वक्त का पहिया घूमता है और एक रोज ममता अपनी सभी बेटियों के साथ बाजार में कुछ सब्जियां ले रही थी। तभी एक मानिक नाम के आदमी की नजर ममता और उसकी बेटियों पर जाती है। मानिक लड़कियों की तस्करी का काम किया करता था। तभी वो अपने पास में खड़े एक सब्जी वाले से कहता है, ओए सुन, ये औरत कौन है और ये लड़कियाँ? अरे ये तो ममता बहन है, यहीं रहती है पास में। बेचारी पर हालात और किस्मत की बुरी मार पड़ी है। 7 बेटियां पैदा करने के बाद बाप चल बसा। बेचारी घर चलाने के लिए दिहाड़ी लगाती है। बेटियां भी माँ का हाथ बटाने के लिए आसपास काम कर लेती हैं। भली है और गुणी है सभी। ये बात है। शादी नहीं हुई किसी की? अरे नहीं भाई, अपने खाने के दाने नहीं जुटा पाती अच्छे से तो शादी कहाँ कर पाएगी। चल ठीक है, जानकारी के लिए शुक्रिया भाई। ममता और उसके परिवार की जानकारी लेकर मानिक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो ममता को अपने जाल में फंसाने के लिए एक योजना तैयार करता है और एक दिन वो ममता से मिलने के लिए उसके घर आता है और कहता है, जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कौन है आप? जी मेरा नाम भोला है, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। मुझ गरीब माँ की क्या मदद करने आए हो तुम? देखिए माँ जी, आपके साथ जो भी हुआ मुझे सब कुछ पता है। किस तरह से आपकी 7 बेटियों के सर से पिता का साया उठ गया।
आप विधवा हो गईं और आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं सब कुछ जानता हूँ। पर भाई तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो? देखिए माँ जी, मैं एक परिवार नाम की संस्था में कार्य करता हूँ। हमारी संस्था आप जैसी गरीब माओ की उनकी बेटियों की शादी करने में मदद करती है। मानिक ऐसे ही झूठी बातें करके भोली भाली ममता को अपनी बातों के जाल में फंसाता है, जिसके बाद ममता अपनी सभी बेटियों को मानिक से मिलवाती है। कुछ समय बाद मानिक वहाँ से चला जाता है। तभी सुधा कहती है, माँ आपको नहीं लगता हमें ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए? हम उसे जानते भी नहीं है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। न जाने कौन है, कहाँ से आया है। बेटी, बातों से तो भला ही मालूम पड़ रहा था और फिर आज तक कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। अब जब आया तो ना क्यों कहना। वैसे भी बेटा, तेरे बाबा की तरह मेरे जीवन का भी क्या पता कब साथ छोड़ दे। कम से कम इस अनजान के सहारे ही सही तुम्हारे हाथ तो पीले हो जाएंगे। यूं ही दिन गुजरते हैं और मानिक तरह तरह के रिश्ते और लड़कों की तस्वीरें लेकर ममता को दिखाया करता, जिनमें से ममता सुधा, हिना और मधु के लिए रिश्ता चुनती है और रिश्ता पक्का कर देती है। और मानिक उन लड़कों को लेकर ममता के घर आता है और कहता है, ममता बहन जी, अब आप अपनी बेटियों को जो भी शगुन देना है वो देकर विदा कर दो। मैं उन्हें अपने साथ संस्था ले जाऊंगा जहाँ धूमधाम से उनकी शादी होगी। ये लो कुछ पैसे और संस्था का पता। अब तुम भी हमारे साथ चलो और अपनी आंखों के आगे अपनी बेटियों की शादी होते देखना। हाँ हाँ भाई, तुम तो भगवान बनकर आए हो मुझ गरीब माँ के जीवन में। मेरी 7 बेटियों में से 3 का आज घर बसने जा रहा है। पागल बुढ़िया, भगवान नहीं शैतान हूँ। तेरी बेटियों का सौदा करके मोटी कमाई हासिल करूँगा। ये सब सोचकर मानिक सुधा, मधु और हिना को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी विनी और अनु वहाँ पर पुलिस के साथ आती है। इंस्पेक्टर को देखकर मानिक की हवा खुश्क हो जाती है। जैसे ही मानिक वहाँ से भागने को होता है, तभी इंस्पेक्टर उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देता है और सारी सच्चाई ममता को बताता है। जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और मधु कहती है, माँ माफ करना, पर पहले दिन से ही हमें इस आदमी पर शक था, इसलिए हम इसकी छानबीन करने में लगे थे और हमें पता चला कि ये लड़कियों की तस्करी करता है। हम तुरंत पुलिस लेकर आ गए। माँ माना कि हम गरीब माँ की 7 बेटियाँ हैं, पर दुनिया जमाने की परख हम सब में भी है। हाँ माँ, और माँ तुम चिंता क्यों करती हो? हम इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि हमसे कोई बिहाई न करे। हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। हम सबको एक दूसरे का सहारा चाहिए, ना कि किसी का एहसान चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी ना जाने कैसे उस आदमी की बातों में आकर तुम सबकी जिंदगी बर्बाद करने चली थी। मेरी बच्चियों, हम सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बनेंगे और अपने दम पर अपनी गरीबी से जीत हासिल करेंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और मधु, हिना, सुधा काम की तलाश में शहर जाती हैं, जहां तीनों बहनों को एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने और सर्व करने का काम मिल जाता है। कुछ वक्त काम करने और पैसा कमाने के बाद ममता और उसकी 7 बेटियां मिलकर अपना खुद का ढाबा खोलती हैं और तरक्की हासिल करती हैं। करुणा अपनी 3 बेटियों, बड़ी बेटी ज्योति, छोटी बेटी पायल, मंझली बेटी कीर्ति के साथ रहती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपनी 3 बेटियों की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन अपनी 3 बेटियों में से वो अपनी बड़ी बेटी ज्योति को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी। साथ ही वो उसकी दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर भी थी, जिसके चलते कोई जब भी उसकी बेटियों को लिए रिश्ता लेकर आता, सबसे पहले उसे ही पसंद कर लिया करता, जिसके चलते वो ज्योति को जल्दी से सबके सामने नहीं आने देती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय ज्योति घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन रूपाली हाथों में प्रसाद लेकर वहाँ आती है और उसे काम करते हुए देखकर कहती है, बेटी, तेरी सौतेली माँ ने तुझे सुबह से ही काम पर लगा दिया है। और तेरी बाकी बहनें कहाँ हैं? पक्का वो आराम से अपने कमरे में सो रही होंगी। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि वो रात भर पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैंने ही उन्हें नहीं जगाया। सोचा थोड़ा सो लेंगी तो आराम मिल जाएगा। वैसे भी तो मुझसे छोटी ही है ना। बेटी, तू कब अपनी आँखों से प्यार की पट्टी खोलेगी? वो तेरी सौतेली माँ है, तू उसके लिए जान भी निकाल देगी ना तो भी वो तुझे प्यार नहीं करने वाली। उसने तुझे पाला है इसलिए है ताकि तुझसे काम करवा सके। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। माँ तो माँ होती है। कम से कम माँ पापा के जाने के बाद किसी बड़े का हाथ तो है ना मेरे सिर पर, वही बहुत है। बेटी, मैं तुझे बचपन से ही देखती आ रही हूँ, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है।
तुम्हारे पिता ने ये सोचकर दूसरी शादी की कि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस न हो, लेकिन शायद माँ का प्यार तेरे नसीब में ही नहीं है, तभी तो तुझे ऐसी सौतेली माँ मिली है। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, माँ मुझे बहुत प्यार करती है। बेटी, वो तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि वो तुझसे कितना प्यार करती है। उसने अपनी बेटियों के आगे तुझे पढ़ने नहीं दिया, हमेशा घर के कामों में लगाए रखा, और अभी भी अपनी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है, लेकिन बड़ी होने के बाद भी तेरी शादी की बात नहीं कर रही है। तू मान ना मान, तेरी विधवा माँ को तुझसे कोई लगाव नहीं है। आंटी जी, आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। कोई बात नहीं बेटी, मैं तो तुझे ये प्रसाद देने आई थी, लेकिन तुझे ऐसे काम करता हुआ देखकर रहा नहीं गया, इसलिए इतना बोल गई, माफ करना मुझे। रूपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी करुणा वहाँ आती है और रूपाली को अपने घर से जाते हुए देखकर ज्योति से कहती है, ये यहाँ क्यों आई थी इतनी सुबह सुबह? जरूर तुझे ही कोई पाठ पढ़ाने आई होगी। नहीं माँ, आंटी तो सिर्फ प्रसाद देने आई थी। वो किसी मंदिर गई थी घूमने के लिए, तो वही प्रसाद मोहल्ले में बांट रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन इनसे थोड़ा दूर रहा कर, वरना ये पाठ पढ़ाकर तुझे भी बिगाड़ देंगी। और सुन, अगर तेरी ये सफाई का काम पूरा हो गया हो तो थोड़ा किचन में भी नजर डाल ले और कुछ बना ले अच्छा सा। आज मेरी पायल और कीर्ति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जी माँ, अभी जाकर बना देती हूँ। और हाँ, तुझे मेरी बात याद है ना कि तुझे उनके सामने ज्यादा तैयार होकर नहीं आना है। जी माँ, मुझे याद है, मैं सब कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको परेशानी हो। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने किचन के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद एक देवयानी नाम की औरत अपने दोनों लड़कों के साथ करुणा के घर आती है और सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी ज्योति उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ देवयानी कहती है, करुणा जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिना किसी मेकअप और अच्छे कपड़ों के भी कितनी प्यारी लग रही है। शायद इसे ही कहते हैं सादगी। इसकी सुंदरता तो मेरी बेटी के लिए श्राप बन गई है, जो भी आता है इसे ही पसंद कर लेता है। आपको गलतफहमी हो रही है, ये वो लड़की नहीं है। लड़की तो अभी तैयार हो रही है, बस ये नौकरानी है इस घर की। वो माफ कीजिए, ये चाय लेकर आई तो मुझे लगा यही लड़की है। कोई बात नहीं, आप बस थोड़ी देर बैठिए। ज्योति, तुम जाओ, दोनों को लेकर आओ, देखो वो तैयार हुई कि नहीं। जी मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ज्योति इतना कहकर पायल और कीर्ति को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाती है और उन्हें गुस्से में चुपचाप बिना तैयार हुए बेड पर बैठी देखकर उनसे कहती है, पायल, कीर्ति, तुम दोनों ऐसे आराम से क्यों बैठी हुई हो? नीचे चलो, और देखो अभी तक तुम दोनों तैयार भी नहीं हुई हो। दीदी, हम नीचे नहीं जाएंगे। और क्यों जाएं? बड़े आप हो, पहले शादी आपकी होनी चाहिए ना। लेकिन माँ तो आपको हमेशा एक सौतेली बेटी ही समझती है। पायल दीदी सही कह रही हैं, और वैसे भी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी ये समय नहीं है ये सब बात करने का। तुम दोनों जल्दी तैयार होकर मेरे साथ चलो नीचे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? जरा माँ के बारे में सोचो, जिन्होंने विधवा होकर अपनी तीनों बेटियों को अकेले इतना बड़ा किया है। अगर वो उनका घर बसते हुए देखना चाहती है तो क्या बुराई है? दीदी, 3 नहीं 2 बोलिए, क्योंकि उन्होंने आज तक आपको बेटी होने का कौन सा हक दे दिया है? बड़े होने के नाते पहले शादी आपकी होनी चाहिए, वो हक भी आप छीन रही हैं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहती हो ना कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी फिर से टूट जाए और माँ मुझे फिर सुनाए, तो मत आओ, मैं जा रही हूँ नीचे। नहीं, रुकिए दीदी, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कुछ समय बाद पायल और कीर्ति तैयार होकर ज्योति के साथ नीचे जाती हैं और लड़के वालों से मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद देवयानी कहती है, करुणा जी, दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर तो आपकी नौकरानी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी पढ़ी लिखी है, हमारे दोनों लड़कों का आगे साथ दे पाएगी, इसीलिए मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। लेकिन जो भी है मैं साफ साफ बोलती हूँ करुणा जी कि देने लेने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवयानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं देन लेन में कोई कमी नहीं रखूंगी, बस ये शादी ठीक से हो जाए। वैसे भी इस विधवा माँ के पास जो भी है इन बेटियों का ही है। ये हुई ना बात, आप शादी की चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही शादी की डेट निकाल कर आपको फोन करती हूँ। देवयानी इतना कहकर अपने दोनों लड़कों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और समय के साथ दोनों परिवार वाले मिलकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद तय की तारीख पर करुणा अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से कर देती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय करुणा हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी दोनों बेटियां अपना बैग लेकर घर आती हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, क्या बात है बेटियों,
आज तुम लोग बहुत सारा सामान लेकर आई हो। लगता है अपनी माँ के पास बहुत दिनों के लिए रहने आई हो। हाँ माँ, क्योंकि अब हमें ससुराल जाने की जरूरत नहीं है। जिन्हें आप पैसे वाला और अच्छा समझकर आपने हमारी शादी करवाई थी, वो लोग एक नंबर के लालची और फ्रॉड निकले। शादी के कुछ दिन बाद ही वो लोग हमारे सारे पैसे लेके और गहने लेकर भाग गए। उनके पास कुछ नहीं है। दीदी सही कह रही हैं। माँ, हमारी जिंदगी तो खराब ही हो गई है। अभी तक तो लोग हमें विधवा माँ की 3 बेटियां कहते थे, अब हमें ससुराल से भागी हुई बहुएं कहेंगे। ये सब क्या हो गया? मैंने क्या सोचकर कितनी मुश्किल से कितने झूठ बोलकर तुम लोगों की शादी करवाई कि तुम लोग खुश रहो, लेकिन सब बर्बाद हो गया। माँ, दूसरों की औलाद को दुख देकर आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि आपकी औलाद खुश रहेगी। हमारी शादी करवाने के लिए आपने ज्योति दीदी को नौकरानी तक बना दिया और बड़े होने के बाद भी आज तक उनकी शादी नहीं करी। उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है। आज तक उनको नौकरानी ही बना कर रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सौतेली बेटी है। बल्कि सबसे ज्यादा इज्जत वही करती है आपकी माँ। लेकिन आपने माँ होने का कौन सा फर्ज निभाया है? शायद तू सही कह रही है बेटी। मैंने उस मासूम के साथ बहुत नाइंसाफी करी है। शायद इसलिए मेरी खुद के बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। करुणा इतना कहकर ज्योति के पास जाती है और अपने किए गए गलत स्वभाव के लिए उससे माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी अपनी तीनों बेटियों में भेदभाव न करने का वादा भी करती है। जिसके बाद वो ज्योति को दिल से अपना लेती है और कुछ समय के अंदर ही ज्योति के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करके अपने माँ होने का फर्ज निभाती है। सलोनी को मेहंदी भरे हाथ हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया करती थी। त्योहारों के समय पर सलोनी की उम्र की लड़कियां बाजार जाकर मेहंदी लगवाया करती थीं, लेकिन वो मेहंदी रचवाने के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब था। माँ घर चलाने के लिए एक दर्जी के यहाँ सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और उसके 2 भाई बहन भी थे। गणेश चतुर्थी आने वाली होती है जिससे बाजारों में बहुत रौनक होती है, तो सलोनी बाजार से एक मेहंदी की कीप खरीदकर घर जाती है। रात को खाना खाने के बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कल गणेश पूजा है, तुम्हारा भी व्रत होगा ना? हाँ, एक श्रद्धा से ही व्रत ही तो रख सकते हैं हम गरीब। गणेश जी की विधि विधान से पूजा रखूं, उसके लिए तो पैसे है नहीं मेरे पास। हाँ तो माँ, बाजार में मैंने औरतों और लड़कियों को मेहंदी लगवाते हुए देखा, इसलिए बाजार से एक मेहंदी की कीप ले आई। अरे क्यों भला, इसकी क्या जरूरत थी? सलोनी, मैंने तुझे पैसे किराए के लिए दिए थे, मेहंदी के लिए नहीं। माँ, मेरा बहुत मन था। अब मैं औरों की तरह बाहर से मेहंदी लगवाने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकती थी, इसलिए एक मेहंदी की कीप खरीद ली। चलो अपना हाथ आगे करो। रहने दे, अब लाई है तो अपने हाथ में लगा। बीनू के लगा दे एक कीप, तो वैसे भी मेरे ही हाथों में खत्म हो जाएगी। कोई नहीं माँ, वैसे भी बीनू खाना खाते ही सो गई। और आपको पता है, मुझे मेहंदी लगवाने से ज्यादा शौक लगाने का है। इतना कहकर सलोनी अपनी माँ के हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। वो एक ही कीप में उसके दोनों हाथों में बहुत बढ़िया डिजाइन की मेहंदी लगा देती है, लेकिन एक ही कीप होने के कारण अपने हाथ में लगाने के लिए मेहंदी नहीं बचती। समय बीतता है। मंजू दर्जी के यहाँ सिलाई कर ही रही होती है तो वहाँ एक बढ़िया सा चमचमाता सूट पहने एक रम्या नाम की लड़की अपने सिलने के लिए दिए हुए कपड़े लेने आती है। मैडम, आपका सूट तैयार है, बस प्रेसिंग हो रही है। थोड़ी देर रुक जाइए, आप अभी लाके देता हूँ। तभी अपने सूट का इंतजार करते हुए राम्या इधर उधर देख रही होती है तो उसकी नजर कपड़े सिल रही मंजू के हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों की मेहंदी देखकर रम्या उसके पास जाकर पूछती है, ये मेहंदी का डिजाइन तो बहुत अच्छा है। कितनी अच्छी और साफ मेहंदी रचाई है आपने। बेटा, ये मैंने नहीं, मेरी बेटी ने लगाई है। वो उसे मेहंदी लगाने का शौक है ना, इसलिए। ओह आंटी, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ की ग्राहक हो, जो पूछना है पूछो। वो क्या है ना, 2 दिन बाद मेरी बहन की मेहंदी की रस्म है, तो क्या आपकी बेटी मेरे घर आकर मेरी बहन को मेहंदी लगा सकती है? बेटा, तुम अमीर हो, किसी भी पार्लर वाली से मेहंदी लगवा सकती हो। मेरी बेटी तो शौक के चलते कभी कभी मेहंदी लगा लेती है। लेकिन आंटी, आपके हाथ की ये मेहंदी का डिजाइन बहुत सुंदर है। आप चिंता मत कीजिए, ये काम मैं फ्री में नहीं करवाऊंगी। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं सलोनी मेरी बेटी को बोलती हूँ। ठीक है, थैंक यू आंटी, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ। राम्या एक कागज पर अपना नंबर लिखकर मंजू को पकड़ा देती है और कुछ देर में अपना सूट लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी दिन मंजू अपनी पड़ोसन की बेटी की मेहंदी की रस्म में जाती है जहाँ सभी औरतें इकट्ठा होती हैं, तो एक औरत साइड में मेहंदी के पत्तों को पीसकर मेहंदी तैयार कर रही होती है।
कुछ देर में उसी पिसी हुई मेहंदी को कीप में भरकर दुल्हन को लगाई जाती है और दुल्हन की माँ मेहंदी वाली को शगुन में 200 रुपए देती है। जिसके बाद सभी औरतें मिलकर मेहंदी के गीत गाती हैं। कुछ देर बाद जब दोनों घर लौटती हैं तो सलोनी का भाई निखिल कहता है, माँ, दीदी, आप लोग कहाँ थे? मैं कब का घर आया हुआ हूँ। अरे मैं वीनू को बताकर तो गई थी, वो कहाँ है? वो तो अपनी सहेली के घर निकल गई। मैं तो यहाँ भूखा तड़प रहा हूँ, कुछ भी नहीं है घर में खाने को। अरे हाँ, सब्जी लेने बाजार जाना था, लेकिन मैंने सब्जी के 100 रुपए तो मेहंदी के शगुन में दे दिए। तो अब क्या घर में सब्जी नहीं आएगी? तो क्या हुआ, मैं अभी हरी मिर्ची और धनिया की चटनी पीस देती हूँ और उसके साथ गरम गरम रोटी बना देती हूँ। ठीक है दादी, कुछ भी दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। खाना बनाते हुए मंजू सलोनी को राम्या की कही बात के बारे में बताती है तो राम्या उसकी बहन को मेहंदी लगाने के लिए मान जाती है। तभी मंजू कहती है, उसने काफी जोर देकर कहा तो मैं मना नहीं कर पाई। कोई बात नहीं माँ, मेहंदी ही तो लगानी है। वैसे इन अमीर लोगों की मेहंदी की रस्म भी हम गरीबों की तरह होती होगी। मतलब जैसे आज हम आंटी के घर गए थे उनकी बेटी की मेहंदी की रस्म में। रस्म तो रस्म होती है बेटी, बस उसे निभाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझ गरीब को भी अपनी बेटी की मेहंदी की रस्म धूमधाम से करने का सुख प्रदान करना। बस बस बहुत हो गई मेहंदी मेहंदी, अभी चलो खाना खाते हैं। कुछ देर में वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है। अगले दिन शाम के समय वो अपनी बहन बीनू को लेकर राम्या के घर जाती है। उसका घर देखकर ही सलोनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हिम्मत कर वो अपनी बहन का हाथ पकड़ अंदर जाती है तो देखती है मेहंदी की रस्म के लिए घर के हॉल में पूरी तरह से फूलों को सजाया होता है। रंग बिरंगी लाइटों की लड़ियां लगाई होती हैं। वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी राम्या वहाँ आती है और दोनों बहनों के कपड़े देखकर कहती है, तुम सलोनी हो ना, मंजू जी की बेटी? हाँ, लेकिन आपने हमें कैसे पहचाना? हम तो कभी मिले नहीं है। इस सूट से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सूट सिलाया ना? मैंने दर्जी की दुकान पर इस सूट को देखा था। हाँ, वो आपने मेहंदी के लिए बुलाया था ना? हाँ, कुछ देर में मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है बस। अच्छा, वैसे आपने मेहंदी पीस कर रखी हुई है ना? पीस कर? नहीं, हमने तो ऑर्गेनिक मेहंदी की कीप ऑर्डर करी है। तुम बस बेस्ट डिजाइन लगाना मेरी दीदी के हाथों में और उससे बेस्ट मेहंदी मेरे हाथों में। चलो चलो अंदर चलो। वो दोनों को ले जाकर सोफे पर बैठा देती है। कुछ ही देर में राम्या की बहन प्यारे से लहंगे में वहाँ आती है। फिर एक औरत सलोनी के सामने मेहंदी की कीप से भरी बड़ी सी थाली रखती है, जिसके बाद सलोनी उनमें से एक कीप निकाल कर राम्या की बहन को मेहंदी लगाना शुरू करती है। उसकी बहन बीनू उससे चिपक कर ही बैठी होती है। कुछ ही देर में वो दुल्हन के हाथ पैरों में सुंदर सी मेहंदी रचा देती है। उसके बाद राम्या को मेहंदी लगाने लगती है और देखती है कि बाकी की औरतों को मेहंदी लगाने के लिए अलग से पार्लर वाली आई होती है। तो उसे मेहंदी लगाते हुए सलोनी कहती है, आप अमीरों की मेहंदी भी हम गरीबों से कितनी अलग होती है राम्या जी? मतलब ये कि हम गरीब मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी के पत्तों को धोकर पीसकर मेहंदी खुद से तैयार करते हैं और आप अमीर लोग तो बाहर से मंगवाते हैं। जितनी मेहंदी की कीप यहाँ बची हुई रखी है ना, इससे तो हमारा पूरा मोहल्ला अपने हाथ रचा लेगा और माँ इससे अपने बालों में भी लगा लेगी। बालों में मेहंदी? बालों में तो कलर लगाते हैं ना। राम्या जी, हम गरीब मेहंदी सिर्फ हाथ में ही नहीं रचाते, बालों में भी लगाते हैं, साथ ही फटी एड़ियों में भी ठंडक के लिए लगाते हैं। सच में? मेहंदी के इतने इस्तेमाल तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वैसे अगर आपको और आपके घर वालों को कोई दिक्कत ना हो तो ये मेहंदी की बची हुई कीप मैं रख लूँ, ये मेरे काम आएंगी। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अब इसका क्या ही काम है हमें। ये लीजिए, लग गई आपको मेहंदी। सच में सलोनी, तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा हुनर है। कितना बढ़िया डिजाइन लगाया है तुमने। तुम यहीं रुको, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। तभी राम्या अपनी माँ को लेकर आती है तो उसकी माँ सलोनी को मेहंदी लगाने के लिए 5000 का शगुन देती है। पहले तो सलोनी बहुत मना करती है, लेकिन शगुन होने के नाते उसकी माँ के कहने पर उसे वो पैसे रखने ही पड़ते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है और कहती है, माँ, आपने सही कहा था कि मेहंदी की रस्म एक होती है, लेकिन उनको निभाने का अमीर गरीब का तरीका अलग होता है। ये बात मैंने अमीर गरीब की मेहंदी को देखकर जाना। इरावती अपने परिवार के साथ दिल्ली के रहने वाली थी। बाकी चीजों में उसकी किस्मत ठीक थी, लेकिन बहुओं के मामले में उसकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी। वो भी सिर्फ छोटी बहू को लेकर, क्योंकि जहाँ उसकी बड़ी बहू श्रुति, जो कि बहुत अमीर घर की होने के बाद भी बहुत संस्कारी थी,
वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहू चंचल गरीब घर की होने के बावजूद एक नंबर की बेशरम थी। जिसे कुछ भी कह लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी ईरावती कहती है, बड़ी बहू, सभी लोग तो आ गए नाश्ता करने के लिए, तेरी देवरानी कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्यों नवीन, कहाँ है तेरी बीवी? माँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं हमेशा उसे अपने साथ बांध कर तो नहीं रखता हूँ ना। बीवी तेरी है तो क्या जाकर पड़ोसी से पूछूं? सभी लोग समय से नाश्ता करने आ गए हैं, लेकिन तेरी मैडम का कोई अता पता ही नहीं है। किसी चीज का कोई समय होता है कि नहीं? माँ जी, आप शांत हो जाइए और नाश्ता करिए, अभी आती ही होगी। वो क्या है ना, रात में उसकी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसीलिए मैंने ही बोला था कि अगर तबीयत ठीक ना लगे तो आराम कर लेना। आप लोग नाश्ता करिए, मैं देवरानी जी को बुला कर लाती हूँ। श्रुति इतना कहकर जैसे ही चंचल के कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी चंचल को सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर वो रुक जाती है। तभी उसकी सास ईरावती कहती है, बहुत सी बेशरम बहुएं देखी है, लेकिन तेरे जैसी गरीब बेशरम बहू आज तक नहीं देखी। जरा अपनी जेठानी से कुछ सीख, जो इतने बड़े और अमीर घर के होने के बाद भी कितनी संस्कारी बहू है। लोग कहते हैं बड़े घर की लड़कियां अच्छी नहीं होती है, उनके अंदर संस्कार नहीं होते, इसलिए हमेशा गरीब घर की लड़की को बहू बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया है। माँ जी, एक बात बताइए, आप रोज सुबह सुबह मुझे इतना सुनाती हैं, आपके मुंह में दर्द नहीं होता क्या? जब देखो तब चींची करती रहती हैं आप। देवरानी जी, ये क्या तरीका है माँ जी से बात करने का? अपनों से बड़ों से कोई ऐसे बात करता है क्या? यही संस्कार है आपके? बहू, तो किस बेशरम लड़की को संस्कार सिखा रही है? इस गरीब को क्या पता संस्कार क्या होते हैं, या बड़ों की इज्जत करना क्या होता है। अपने गरीब घर में कुछ मिला नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद आराम देखकर दिन पर दिन और बेशरम होती जा रही है। देखिए माँ जी, आप ये बार बार मुझे बेशरम बहू का ताना मत मारिए। आपको मुझसे ज्यादा परेशानी हो रही है तो मुझसे बात मत करिए और रहिए अपनी अमीर संस्कारी बहू के साथ। वो तो रहूंगी ही, जो जैसा होगा वैसे ही कहा जाएगा ना। ठीक है, फिर कहते रहिए माँ जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेठानी जी, मुझे खाना दीजिए, भूख लगी है। हाँ ठीक है, आइए आप लोग भी साथ में बैठकर नाश्ता कीजिए। रहने दीजिए भाभी, भर गया पेट सुबह सुबह ये ड्रामा देखकर। भगवान ही जाने कितनी बेशरम बहू है मेरी। अरे तुझे कितनी बार समझाया है, हमारे घर में सब नहा धोकर पूजा करके ही खाना खाते हैं, लेकिन तू रोज बिना नहाए धोए आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। पता है माँ जी, अब मुझे सुबह सुबह नहाने की आदत नहीं है। मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने दीजिए। चलिए माँ जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। नहीं बहू, रहने दे तू अब नाश्ता, मेरी इस गरीब बेशरम बहू को ही करवा, बेचारी को कभी मिला तो होगा नहीं। ईरावती इतना कहकर बिना नाश्ता किए वहाँ से चली जाती है, जिसके कारण और घर वाले भी बिना नाश्ता किए ही चले जाते हैं। लेकिन चंचल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके जाने के बाद वो बेशर्मों की तरह आराम से बैठकर नाश्ता करना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन ईरावती हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मीरा बहुत सारी साड़ियाँ लेकर उसके घर आती है और कहती है, देख ईरावती, ये सब साड़ियाँ कैसी हैं? मेरे मायके से मिली हैं मुझे। क्या बात है मीरा, सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर है। वैसे ये बात तो है, तेरे घर वाले तुझसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, जैसे जब भी तू वहाँ जाती है इतना सारा सामान लेकर आती है। हाँ वो तो है, बेशक मैं जल्दी नहीं जाती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ वो लोग हर बार की कमी पूरी कर देते हैं। अरे तो क्यों नहीं करेंगे, माँ बाप होते ही ऐसे हैं, जिनके लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। और मैं तो बस यही समझती हूँ कि तू किस्मत वाली है, जो तुझे आज भी मायके वालों का सुख नसीब हो रहा है। मुझे तो वो भी नहीं हुआ। ईरावती और मीरा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उसकी दोनों बहुएं वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है। और जैसे ही चंचल की नजर मीरा की साड़ियों पर जाती है, तो उन्हें देखकर वो कहती है, हाय आंटी जी, आपकी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, एक से बढ़कर एक है। दिल करता है सारी ही ले लूं। सच में तुम्हें मेरी साड़ियाँ इतनी पसंद आई हैं तो ले लो, जो भी तुम्हें पसंद हो। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। माँ जी ने हमें बहुत सारी साड़ियाँ दिलाई हैं। क्या जेठानी जी, अब जब आंटी जी इतना कही रही है तो ले लेते हैं ना। वैसे भी ये सिर्फ हमारी पड़ोसी थोड़ी ना है, ये तो माँ जी की दोस्त भी है। उसके नाते ही हम इनकी बहू हैं, तो हमें ले लेना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत गरीब बहू हूँ इस घर की, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
हे भगवान, ये तो सच में तैयार हो गई मेरी साड़ियाँ लेने के लिए। कितनी गरीब बेशरम बहू है। मैंने तो ऐसे ही बोला था, लेकिन ये तो सच में तैयार हो गई। देखिए, आंटी जी ने एक बार भी मना नहीं किया, इसका मतलब वो भी यही चाहती हैं। अब आपको नहीं लेना तो आप मत लीजिए जेठानी जी, आपके हिस्से की भी मैं ही ले लेती हूँ, क्योंकि सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। दे दीजिए ना आंटी जी। चंचल के इस तरह से सबके सामने साड़ियों को लेकर बेशर्मी दिखाने पर इरावती को गुस्सा आता है, लेकिन वो पड़ोसन के सामने कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद मीरा ना चाहते हुए भी चंचल को अपनी साड़ियों में से कुछ साड़ियाँ देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद इरावती उसे बहुत सुनाती है, लेकिन चंचल पर उसकी बात का भी कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय सभी घर वाले तैयार होकर अपने रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद चंचल शुरुती से कहती है, जेठानी जी कितनी बड़ी पार्टी है, और यहाँ तो सब कुछ एक साथ है। आज तो बहुत मजा आएगा पार्टी में। हाँ देवरानी जी, बड़े लोगों की पार्टी है और पार्टी में सब कुछ एक साथ ही मिलता है। लेकिन हाँ प्लीज, यहाँ कुछ ऐसा मत करना कि माँ जी को आपको सुनाने का मौका मिल जाए। छोटी बहू, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, आज तूने अपनी कोई गरीब बहू वाली बेशर्मी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जब तक घर वाले खाना शुरू नहीं करे तब तक कुछ मत खाना। जी माँ जी, अब सुनाती ही रहोगी या पार्टी भी एंजॉय करने दोगी? कुछ समय बाद सभी घर वाले पार्टी में अपने रिश्तेदारों से मिलने में बिजी थे। चंचल घूमते घूमते पार्टी हॉल के बाहर निकलती है, जहां उसकी नजर पार्टी हॉल के सामने हो रहे भंडारे पर जाती है, जिसे देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो पार्टी हॉल से निकलकर भंडारे की लाइन में लगकर खाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद चंचल के सभी घर वाले अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए पार्टी हॉल से बाहर आते हैं। तभी उसके देवर अमित की नजर चंचल पर जाती है और वो सभी लोगों के साथ उनके पास जाकर उस पर हंसते हुए कहता है, क्या बात है भाभी जी, अगर आपको इतनी भूख लगी थी तो हमें बता देती, हम आपको खाना खिला देते। ऐसे गरीबों की तरह लाइन में लगकर खाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ ने समझाया था, फिर भी तुमने ये सब किया। नवीन भाई, वैसे तो हमने भंडारा गरीबों के लिए लगाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि सबसे बड़ी गरीब तो हमारी भाभी जी है। जरा सामने देखिए कैसे आपकी वाइफ गरीबों के साथ भंडारे की लाइन में लगी है। पहले पता होता तो रिश्तेदारों के लिए भी पार्टी रखने की जगह भंडारा रखवा देता। नवीन की बात सुनकर और रिश्तेदार भी उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी लोगों को इस तरह अपने ऊपर हंसता देखकर और अपने परिवार वालों को सबके सामने शर्मिंदा होते देखकर चंचल को अपनी गलती पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी सास इरावती को कहती है, जी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता है मेरी बेशर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई। मैं अपनी हरकतों के लिए आप सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। चंचल की बात सुनकर सभी लोग उसे माफ करते हैं, जिसके बाद वो गरीब बेशर्मी वाली आदतों को छोड़कर अपनी जेठानी से एक संस्कारी बहू होने के तौर तरीके सीखना शुरू करती है। राशि और चांदनी दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी, साथ ही दोनों स्पोर्ट्स प्लेयर भी थी, जिसके चलते पूरे कॉलेज में उनका नाम चलता था। लेकिन दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क था, क्योंकि राशि बहुत ही अमीर घर की लड़की थी तो वहीं चांदनी बहुत गरीब घर की थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय चांदनी राशि के घर आती है और हॉल में बैठी उसकी माँ रवीना से कहती है, आंटी जी, राशि कहाँ है? उसने मुझे बोला था कि मैं जल्दी उसके घर आ जाऊँ। हम दोनों रेस की प्रैक्टिस करने जाएंगे। बेटी, तुझे क्या लगता है कि वो जल्दी उठ सकती है? उसे सब कुछ करवा लो, लेकिन जल्दी नहीं उठ सकती। लेकिन आंटी जी, उसने कहा था वो उठ जाएगी, इसीलिए मैं इतनी जल्दी उठ कर आई हूँ। बेटा, अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो एक बार जगा कर देख लो, क्या पता उठ ही जाए। हाँ आंटी जी, सही कह रही है, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। उठ गई तो अच्छी बात है, वरना आज के बाद मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी। चांदनी इतना कहकर जैसे ही राशि के कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी उसे तैयार होकर सीढ़ियों से आते हुए देखकर रवीना हैरान हो जाती है और हंसते हुए कहती है, ये क्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मेरी कुंभकर्ण की बेटी इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अरे वाह, बकायदा तैयार होकर नीचे भी आ गई। सुबह सुबह ही ताना मार लिया माँ आपने। अब देखो, सही काम करो तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता है, गलत पर तो बदनाम है ही हम। अरे चल मेरी माँ,
कोई तुझे सही गलत नहीं बोल रहा। और आंटी जी, आप इसकी जल्दी उठने की खुशी को बाद में देख लेना, अभी हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। पहले तू एक मिनट रुक, तू ये क्या जूते पहन कर आई है? तेरे जूते कितने हल्के हो गए हैं घिस घिस कर। ऐसे जूते पहनकर कैसे भाग पाएगी तू? रुक, मैं तेरे लिए जूते लेकर आती हूँ, तू वो पहनकर चलेगी मेरे साथ, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो भागने में। राशि इतना कहकर अपने कमरे में जाती है और चांदनी के लिए अच्छे और कंपनी के स्पोर्ट्स शूज लेकर आती है और उसे देती है। तभी उसका भाई रोहित जॉगिंग करके घर लौटता है और चांदनी के हाथ में अपनी बहन राशि के जूते देखकर कहता है, लो, बस इसी की कमी रह गई थी। अब राशि दीदी की गरीब दोस्तों को उनके जूते भी मांग कर पहनने पड़ेंगे। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? रोहित, ये क्या तमीज है? ऐसे कौन बात करता है अपने बड़ों से? ये गरीब लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, मेरे नहीं। न ही इनसे मेरा कोई रिश्ता है। जिनकी अच्छे जूते पहनने की औकात ना हो, उनसे कौन दोस्ती रखेगा? रोहित, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। मेरी दोस्त गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका मजाक बनाओ। दीदी, मैं इनका नहीं बल्कि इनके जूतों का मजाक बना रहा हूँ। आपको लगता है कि अपने इस लोकल जूतों से कॉलेज रेस कंपटीशन में भाग ले पाएगी या जीत पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। रोहित, तमीज से बात करो। तुम्हें ज्यादा पैसों का घमंड है तो अपने पास ही रखो। दीदी, अमीर गरीब का फर्क तो इनके पैरों में पड़ा सस्ता जूता और आपके पैरों में पड़ा ब्रांडेड जूता ही बता रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोग इन्हें देखकर ही समझ जाएंगे। रोहित, तुम्हें तो मैं रहने दे राशि, तू मेरे लिए अपने भाई से मत लड़ और मुझे तेरे जूते नहीं चाहिए। मेरे पास जो है वही सही है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन भिखारी नहीं हूँ। और वैसे भी बहुत समय हो गया है, अब सीधे कॉलेज में ही मिलते हैं। चांदनी इतना कहकर राशि के घर से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई रोहित को उसके बर्ताव के लिए बहुत सुनाती है, जिसे सुनकर रोहित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद राशि तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो चांदनी को पूरे कॉलेज में ढूंढती है। तभी उसकी नजर कैंटीन पर जाती है, जहां चांदनी अकेले चुपचाप बैठी थी। तभी वो उसके पास जाकर कहती है, सॉरी यार, मुझे पता है तुझे मेरे भाई की बातों का बहुत बुरा लगा होगा, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं यार, इसमें तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसने वही बोला जो सच है। मेरी हैसियत तुझसे बराबरी करने की नहीं है, फिर चाहे जूते में हो या किसी और चीज को लेकर। पागल है तू, ये क्या बातें कर रही है? हमारी दोस्ती में हैसियत कहाँ से आ गई? जो चीज पहले से ही है उसे लाने की क्या जरूरत है? राशि और चांदनी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी कविता, निशु और रौनक नाम के राशि के कुछ दोस्त वहाँ आते हैं और राशि के पैरों में स्पार्क्स के जूते और चांदनी के पैरों में लोकल मार्केट के शूज देखकर हंसते हुए कहते हैं, यार राशि, तेरे जूते कितने अच्छे लग रहे हैं और चांदनी के जूते देख जरा कितने पुराने हो गए हैं। चांदनी अब तो तेरा जूता भी बोल रहा है कि उसे पहनना छोड़ दे। अब तो तुम अपनी दोस्त राशि की तरह हर टाइम ब्रांडेड जूता तो नहीं पहन सकती हो, जिनके तो नाम भी नहीं सुने होंगे तुमने, जो तुम्हारी फ्रेंड ने पहनकर छोड़ दिए हैं। तो कम से कम तुम नए जूते तो पहन लो। कितने दिनों से यही पुराने जूते पहन रखे हैं तुमने। चुप करो यार तुम लोग, ये क्या है? जब देखो अमीर गरीब के जूते को लेकर कमेंट करते रहते हो। तो गुस्सा क्यों कर रही है राशि? ये लोग सही तो कह रहे हैं। वो कहावत तो तूने सुनी है ना कि इंसान की औकात उसके जूते देखकर मालूम हो जाती है। जैसे मेरी गरीबी मेरे जूतों से साफ मालूम नजर आती है। चांदनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। खुद गरीब और राशि के अमीर होने पर जगह जगह अपनी इंसल्ट होते देखकर चांदनी राशि से मिलना बात करना कम कर देती है और उससे दूरियां बनाने लेती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और कॉलेज रेस कंपटीशन का दिन पास आने लगता है। सभी उसकी तैयारियों में लगे थे। एक दिन प्रैक्टिस के टाइम राशि के पैर में अचानक से चोट लगती है, जिस वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाती है। तभी वो अपनी दोस्त चांदनी को देखकर खुश थी। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और फाइनली रेस कंपटीशन का दिन आता है। सभी पार्टिसिपेंट ग्राउंड में पहुंच जाते हैं सिवाय चांदनी के। ये देखकर राशि परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है, सभी पार्टिसिपेट करने वाले लोग तो यहाँ पहुँच गए, फिर चांदनी कहाँ है? अभी कुछ देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है, फिर ये कहाँ रह गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा, आखिर ये है कहाँ? राशि ग्राउंड में खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर चांदनी पर जाती है, जो उससे ग्राउंड के कुछ दूरी पर एक कोने में अकेली बैठी थी। तभी वो उसके करीब जाती है
जहाँ वो उसे अपने आप से कहते हुए सुनती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह कंपटीशन शुरू होने वाला है और यहाँ मेरे जूते खराब हो गए। इन्हें पहनकर मैं रेस में नहीं भाग पाऊंगी और बिना जूते के मैडम मुझे भागने नहीं देगी। लगता है कंपटीशन में भाग लिए बिना ही मैं हार जाऊंगी। चांदनी की सारी बातें सुनने के बाद राशि चांदनी से बिना कुछ कहे अपनी कॉलेज की स्पोर्ट्स मैडम सरिता के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने जूते देती है, जिसके बाद वो चांदनी के पास जाकर कहती है, चांदनी, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? वहाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है। मैडम, मेरे पास जूते नहीं है, इसलिए मैं कंपटीशन में नहीं भाग सकती हूँ। मेरे जूते खराब हो गए हैं। बस इतनी सी बात? तुम जाओ चेंजिंग रूम में, एक जूते रखे होंगे वहाँ, जल्दी से उसे पहनकर ग्राउंड में आओ। हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा रखते हैं। थैंक यू मैडम, आपको नहीं पता आपने आज मेरी कितनी बड़ी मदद की है। चांदनी इतना कहकर जल्दी से चेंजिंग रूम में जाकर जूते पहनकर कंपटीशन ग्राउंड में आती है। थोड़ी देर बाद रेस शुरू होती है और कुछ ही समय में चांदनी सबसे आगे निकल जाती है और रेस का कंपटीशन जीत जाती है, जिसके बाद वो अपनी जीत की ट्रॉफी लेकर अपनी मैडम के पास जाती है और कहती है, मैडम, अगर आज आप नहीं होती तो मैं ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाती। थैंक यू मैम। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी फ्रेंड राशि ने किया है। ये जूते उसी ने दिए हैं। ऐसी दोस्त तो किस्मत वालों को मिलते हैं। सरिता की बात सुनकर चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त राशि के पास जाती है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है और साथ ही अपनी जीत की ट्रॉफी को भी उससे शेयर करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।